नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। लोकसभा में तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2023 प्रस्तुत किया गया। स्टैंड अप इंडिया योजना ने अपने 7 साल पूरे किए। इस्पात मंत्रालय ने हरित इस्पात के लिए 13 टास्क फोर्स के गठन को मंजूरी दी। ओपन सोर्स सीड्स मूवमेंट शुरू हुआ। यूनाइटेड किंगडम कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप यानी CPTPP में शामिल होने पर सहमत हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने एक समाचार चैनल मीडिया वन पर लगा प्रसारण प्रतिबंध हटाने के आदेश दिए। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। लोकसभा में तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2023 प्रस्तुत किया गया है। इस विधेयक को मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने पेश किया है। इस विधेयक का उद्देश्य तटीय जल कृषि प्राधिकरण अधिनियम 2005 में संशोधन करना है। ये विधेयक तटीय क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण नियमों को कमजोर किए बिना तटीय जल कृषि के दायरे का विस्तार करने, विनियामक अंतराल को दूर करने और विनियामक संबंधी अनुपालन बोझ को कम करने का प्रयास करता है। 2005 के CAA यानी तटीय जल कृषि प्राधिकरण अधिनियम द्वारा तटीय जल कृषि प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। इसे तटीय जलीय कृषि से जुड़ी गतिविधियों को विनियमित करने के लिए स्थापित किया गया था। ये प्राधिकरण तटीय जलीय कृषि को विनियमित करता है, लाइसेंस प्रदान करता है और संधारणीय विकास के लिए पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देता है। इसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। इस विधेयक के मुख्य प्रावधानों के तहत व्यवसाय करने की सुगमता को बढ़ावा देने के लिए अधिनियम के तहत कई तरह के कृत्यों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया है। इसके अलावा तटीय जल कृषि प्राधिकरण की कामकाज प्रक्रियाओं को भी बेहतर करने का प्रयास किया गया है। नवीनतम संशोधन के बाद अपराधों के मामले में केवल 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और किसी भी तरह के कारावास की सजा नहीं दी जाएगी। इस विधेयक में रोजगार सृजित करने के लिए केज कल्चर, समुद्री सिवार यानी कि सीवीड कल्चर और बायवॉल्व कल्चर जैसी पर्यावरण के अनुकूल जलीय कृषि पद्धतियों को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही मानव स्वास्थ्य की रक्षा के लिए तटीय जलीय कृषि में हानिकारक एंटीबायोटिक दवाओं और औषधीय रूप से सक्रिय पौधों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। जलीय कृषि क्षेत्रों की मैपिंग और क्षेत्र निर्धारण तथा सुरक्षित जलीय कृषि उत्पादों सहित विश्व की सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाया जाएगा। जलीय कृषि में मछली, शेल फिश आदि मानव उपभोग योग्य समुद्री जीवों का पालन, ब्रीडिंग और हार्वेस्टिंग की जाती है। साथ ही समुद्री पादपों की भी खेती की जाती है। वर्ष 2021-22 में झींगा उत्पादन और समुद्री खाद्य निर्यात में वृद्धि हुई है। और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी परियोजना स्टैंड अप इंडिया के बारे में। इस योजना को 7 साल पूरे हो चुके हैं। स्टैंड अप इंडिया योजना को 2016 में वित्त मंत्रालय ने शुरू किया था। ये योजना लोगों के आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार उत्पन्न करने पर ध्यान केंद्रित करती है। इसी के साथ जमीनी स्तर पर उद्यमशीलता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इस योजना को 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। स्टैंड अप इंडिया का उद्देश्य है महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। विनिर्माण, सेवा या व्यापार क्षेत्र और कृषि से संबद्ध गतिविधियों में केवल ग्रीनफील्ड उद्यमों के लिए ऋण उपलब्ध कराना, कम से कम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति सदस्य को और कम से कम एक महिला को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की प्रति बैंक शाखा से 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक के बीच का ऋण उपलब्ध करवाना। सरकार स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत ऋण प्रदान करने के लिए धन का आवंटन नहीं करती है। इस योजना की उपलब्धियों की बात करें तो ऋण स्वीकृत यानी कि लोन सैंक्शन में 10 गुना से ज्यादा की वृद्धि हुई है। 1.8 लाख से ज्यादा महिलाओं और SC या ST समुदाय के उद्यमियों के 40,600 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण के आवेदन स्वीकार किए गए हैं। वर्ष 2021 और 2023 के बीच SC या ST समुदाय में उधार लेने वालों की संख्या में 68.8% की वृद्धि हुई है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं, जैसे कि योजना के तहत उधारकर्ताओं के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा के लिए स्टैंड अप मित्र पोर्टल लॉन्च किया गया है। सघन प्रचार अभियान चलाए जा रहे हैं। ऋण आवेदन फॉर्म को सरल बनाया गया है और साथ ही राज्य और केंद्र सरकार की अलग अलग योजनाओं के साथ इसका अभिसरण किया गया है। ऋण के लिए पात्रता की बात करें तो SC या ST और महिला उद्यमी जिनकी आयु 18 वर्ष से ज्यादा है वो इसके लिए पात्र होंगे। गैर व्यक्तिगत उद्यम के मामले में 51% शेयरधारिता और नियंत्रण हिस्सेदारी या तो अनुसूचित जाति
या अनुसूचित जनजाति या फिर महिला उद्यमी के पास होनी चाहिए। ऋण मांगने वाले को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। ऋण लेने वाले को परियोजना लागत का कम से कम 10% स्वयं योगदान करना पड़ेगा। अगली खबर है, इस्पात मंत्रालय ने हरित इस्पात के लिए 13 टास्क फोर्स के गठन को मंजूरी दी। हरित इस्पात के उत्पादन के अलग अलग पहलुओं पर विचार विमर्श करने और कार्यवाही बिंदु तैयार करने के लिए टास्क फोर्स गठित किए गए हैं। हरित इस्पात का मतलब है जीवाश्म ईंधन पर निर्भर हुए बिना इस्पात के उत्पादन से। कोयले से चलने वाले पारंपरिक संयंत्रों के स्थान पर हाइड्रोजन, कोयला गैसीकरण या फिर बिजली जैसे वैकल्पिक निम्न कार्बन उत्सर्जन वाले ऊर्जा स्रोतों का उपयोग किया जाता है और इसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसों का कम उत्सर्जन होता है, उत्पादन लागत कम हो जाती है और इस्पात की गुणवत्ता में भी सुधार आता है। ब्लू और ग्रीन हाइड्रोजन सहित निम्न कार्बन हाइड्रोजन का उपयोग करने से इस्पात उद्योग के कार्बन फुटप्रिंट को कम किया जा सकता है। भारत में इस्पात उत्पादन की स्थिति देखें तो विश्व में दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश भारत है। देश में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 120 मिलियन टन इस्पात का उत्पादन हुआ था। वर्ष 2021 में भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उपभोक्ता देश था। देश के महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र हैं भिलाई, जो कि छत्तीसगढ़ में है, पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर और बर्नपुर, झारखंड का जमशेदपुर और बोकारो और ओडिशा का राउरकेला। इस्पात उद्योग में विकार्बनीकरण को बढ़ावा देने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं, जैसे कि स्टील स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति 2019 जारी की गई। ये घरेलू स्तर पर उत्पन्न इस्पात स्क्रैप की उपलब्धता को बढ़ाती है। इससे इस्पात उत्पादन में कोयले का कम उपयोग होता है। मोटर वाहन स्क्रैपिंग सुविधा का पंजीकरण और कार्य नियम 2021 इस्पात क्षेत्र में स्क्रैप की उपलब्धता बढ़ाते हैं। प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार यानी कि पैट, परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड योजना ऊर्जा खपत को कम करने के लिए इस्पात उद्योग को प्रोत्साहित करती है। अगली खबर कृषि और आनुवंशिक फसलों से संबंधित है। ओपन सोर्स सीड्स मूवमेंट शुरू किया गया है, यानी कि OSSM। इस मूवमेंट का पक्ष ये है कि पादप आनुवंशिकी और उनके भौतिक लक्षण व्यक्तियों या निगमों के स्वामित्व में नहीं हो सकते हैं और न ही होने चाहिए। इसके तहत ओपन सोर्स वाले बीजों की आनुवंशिकी को संरक्षित रखा जा सकता है और हमेशा सार्वजनिक रूप से उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। ये उद्देश्य ओपन सोर्स लाइसेंस के तहत नई किस्में उपलब्ध कराकर पूरा किया जाता है। इसके तहत कई उपबंध किए गए हैं। कोई भी इस किस्म का उपयोग कर सकता है, इसे उगा सकता है, प्रसारित कर सकता है और पादप प्रजनन के माध्यम से इसे और आगे विकसित कर सकता है। किसी को भी बीज और उसके आगे के विकास को निजी संपदा बनाने की अनुमति नहीं है और इस तरह पेटेंट और पौध किस्म संरक्षण को हतोत्साहित किया गया है। बीज प्राप्तकर्ता बीज और इसके आगे के विकास के भावी उपयोगकर्ता को समान अधिकारों और दायित्वों का हस्तांतरण करेगा। ओपन सोर्स सीड मूवमेंट का महत्व इसलिए भी है क्योंकि किसानों के नेतृत्व में बीज संरक्षण, वितरण प्रणाली और सहभागी पादप प्रजनन प्रथाओं को बढ़ावा देता है। इसके अलावा बीजों की किस्मों के परीक्षण, सुधार और स्वीकार्यता को सुविधाजनक बनाने में मदद करता है। इससे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और जलवायु प्रभावों का सामना करने में सहायता प्राप्त होती है। अब इससे संबंधित प्रमुख चिंताएं ये हैं कि सबसे पहली बात तो बौद्धिक संपदा अधिकार का अभाव है, जो कि नव प्रवर्तकों को नई तकनीक में निवेश करने से हतोत्साहित करता है। इसके अलावा भारत में कृषि IPR की बात करें तो भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 कृषि उपकरणों और मशीनरी या फिर कृषि रसायनों के विकास की प्रक्रियाओं के लिए पेटेंट प्रदान करता है। पौध किस्म और कृषि अधिकार संरक्षण यानी PPV एंड FR अधिनियम 2001 उन किसानों को अधिकार प्रदान करता है जिन्होंने नई किस्मों को उत्पन्न या विकसित किया है। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा IPR कानून है जो नई, वर्तमान और किसानों द्वारा विकसित किस्मों को संरक्षण प्रदान करके पौध प्रजनकों और किसानों को बौद्धिक संपदा अधिकार प्रदान करता है। अगली खबर व्यापार क्षेत्र से संबंधित है। यूनाइटेड किंगडम कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में शामिल होने पर सहमत हो गया है। CPTPP एक मुक्त व्यापार समझौता है, यानी कि FTA है। इस पर 2018 में चिली के सैंटियागो में 11 देशों के बीच सहमति बनी थी। ये 11 देश हैं ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर और वियतनाम। CPTPP यानी कि जो ज्यादातर एशिया प्रशांत क्षेत्र में हैं, ये सभी 11 देश एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग के सदस्य हैं। यूनाइटेड किंगडम CPTPP में शामिल होने के बाद इसका 12वां सदस्य होगा।
साथ ही इसकी स्थापना के बाद से इसमें शामिल होने वाला यूरोप का पहला देश भी होगा। वर्ष 2017 में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से संयुक्त राज्य अमेरिका के हटने के बाद टीपीपी की जगह सीपीटीपीपी की स्थापना की गई थी। सीपीटीपीपी का महत्व इसलिए है क्योंकि ये विश्व के 500 मिलियन उपभोक्ताओं और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 13.5% का प्रतिनिधित्व करने वाला एक व्यापारिक समूह है। ये समूह पर्यावरण और श्रम अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। ये अधिकार विवाद समाधान द्वारा लागू किए जा सकते हैं। सीपीटीपीपी सदस्य देशों के भीतर 98% वस्तुओं के निर्यात पर प्रशुल्क को समाप्त करता है और बाधाओं को कम करता है। ये 21वीं सदी के व्यापार और निवेश संबंधी मुद्दों का समाधान प्रस्तुत करता है। इनमें भ्रष्टाचार के खिलाफ नियम बनाना, राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों द्वारा अनुचित प्रतिस्पर्धा को कम करना और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के लिए उदार परिवेश सुनिश्चित करना शामिल है। भारत सीपीटीपीपी का हिस्सा क्यों नहीं है? सीपीटीपीपी में श्रम और पर्यावरण मानकों से लेकर बौद्धिक संपदा विनियमों तक सभी को सुसंगत बनाने की मांग की गई है। ये भारत जैसे विकासशील देश के हित में नहीं है। इसमें शामिल होने वाले देश द्वारा व्यापक आर्थिक रियायत देने की आवश्यकता होती है और ये शर्त भारत के व्यापार संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। इसीलिए भारत सीपीटीपीपी का सदस्य नहीं बना है। अगली खबर, संविधान के मूल अधिकार जिसमें कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के तहत दी गई है, उसी पर आधारित है। सुप्रीम कोर्ट ने एक समाचार चैनल मीडिया वन पर लगा प्रसारण प्रतिबंध हटाने के आदेश दिए हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने एक मलयालम समाचार चैनल मीडिया वन पर प्रसारण प्रतिबंध लगा दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यमम ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य वाद 2022 में इस प्रतिबंध को हटाने का आदेश दिया है। इस प्रकार से न्यायालय ने प्रेस की स्वतंत्रता पर बल दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के और भी कई अहम बिंदु हैं, जैसे कि राज्य ठोस तथ्यों के बिना राष्ट्रीय सुरक्षा के बहाने नागरिकों को उनके अधिकारों से वंचित नहीं कर सकता। सिक्योरिटी क्लियरेंस की मनाही संबंधी कारणों का गैर प्रकटीकरण तथा प्रासंगिक तथ्यों को सीलबंद कवर में केवल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना अपीलकर्ता के अधिकारों के खिलाफ है। सरकार की नीतियों के खिलाफ चैनल के आलोचनात्मक विचारों को सरकार विरोधी नहीं कहा जा सकता। किसी मीडिया चैनल के संचालन की अनुमति का नवीनीकरण न करना प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध है। इस स्वतंत्रता पर केवल संविधान के अनुच्छेद 19(2) में उल्लिखित युक्तियुक्त आधारों पर ही प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। अन्य 3 स्तंभ हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। मीडिया जनता और सरकार के बीच सेतु का काम करती है। ये लोकतांत्रिक समाज में खामियों को उजागर करती है और इससे प्रशासन को अधिक जवाबदेह, उत्तरदायी और लोकतांत्रिक बनाने में सरकार को मदद मिलती है। मीडिया को मानवाधिकारों की वकालत करने और जनमत तैयार करने के आधार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन मीडिया के समक्ष चुनौतियां ये हैं कि आजकल पेड न्यूज और फेक न्यूज जनता की धारणा को प्रभावित कर रही है। वस्तुनिष्ठ पत्रकारिता के अभाव में समाज में सत्य की झूठी प्रस्तुति होती है। मीडिया के विकास के साथ ही लोगों की निजता यानी कि प्राइवेसी भी कम हुई है। मीडिया में विविधता और सांस्कृतिक समावेशन की कमी है। मीडिया ट्रायल में कानून की उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकीय आयोग। भारत को 4 साल की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकीय आयोग का सदस्य चुना गया है। भारत का कार्यकाल 1 जनवरी 2024 से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकीय आयोग का मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना वर्ष 1947 में की गई थी। ये वैश्विक सांख्यिकीय प्रणाली का सर्वोच्च निकाय है। ये सभी सदस्य देशों के मुख्य सांख्यिकीविदों को एक मंच पर लाता है। ये संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग यानी UNSD के काम का पर्यवेक्षण करता है। ये संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का एक कार्यात्मक आयोग भी है। इसके सदस्य संयुक्त राष्ट्र के 24 सदस्य देश हैं। ये एक समान भौगोलिक वितरण के आधार पर UNESC द्वारा चुने जाते हैं। सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स 2023 इसे WTO जारी करता है। इस स्टैटिस्टिक्स में ये कहा गया है कि वर्ष 2023 में विश्व पण्य व्यापार की मात्रा 1.7% तक बढ़ने का अनुमान है। इसके 2024 में 3.2% तक पहुंचने का अनुमान है। विश्व वाणिज्यिक सेवा व्यापार का मूल्य 2022 में 15% बढ़कर 6.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया था। हालांकि भू राजनीतिक तनाव, खाद्य असुरक्षा, संभावित वित्तीय अस्थिरता आदि मुद्दों के कारण इन पूर्वानुमानों में व्यक्त आंकड़ों में गिरावट आने का जोखिम है। ये मुद्दे मौद्रिक नीतियों को सख्त करने और ऋण के बढ़ते बोझ के कारण उत्पन्न हुए हैं।
वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशंस आउटलुक 2023। इसे अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी इरेना ने जारी किया है। इस आउटलुक के मुताबिक वर्तमान प्रतिबद्धताएं और योजनाएं इरेना के 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य से काफी पीछे रह गई हैं और इस वजह से 2050 में 16 गीगाटन का उत्सर्जन अंतराल होगा। वर्ष 2022 में सभी ऊर्जा संक्रमण प्रौद्योगिकियों में वैश्विक निवेश 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया था। आउटलुक में ये सिफारिशें की गई हैं कि नेट जीरो प्रतिबद्धताओं को कानून में शामिल किया जाना चाहिए, साथ ही कार्यान्वयन योजनाओं को उसी के अनुरूप लागू किया जाना चाहिए। प्रत्येक निवेश और योजना निर्माण संबंधी निर्णय में भविष्य की निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था की संरचना और भूगोल पर विचार किया जाना चाहिए। सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। सुबनसिरी लोअर बांध परियोजना मानसून पूर्व वर्षा के दौरान भूस्खलन से बाधित हो गई है। सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सुबनसिरी नदी पर स्थित है। सुबनसिरी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ये भारत के 2 उत्तर पूर्वी राज्यों अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा पर अवस्थित है। ये भारत में अब तक की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। ये सुबनसिरी नदी पर रन ऑफ रिवर परियोजना है। SLHP का निर्माण कार्य नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को सौंपा जाएगा। हानि और क्षति, लॉस एंड डैमेज। हानि और क्षति की प्रतिपूर्ति के लिए नए कोष के संचालन पर गठित ट्रांजिशनल कमेटी ने लक्सर मिस्र में अपनी पहली बैठक आयोजित की है। इस बैठक का समापन COP28 की कार्य योजना को अपनाने के साथ हुआ है। हानि और क्षति से मतलब है जलवायु परिवर्तन के अपरिहार्य जोखिमों से पैदा होने वाले नकारात्मक परिणामों से है। इनमें गैर आर्थिक नुकसान भी शामिल हैं, जैसे परिवार के सदस्यों को खोने का अनुभव, संस्कृतियों का विलुप्त होना और जीवन जीने के तरीकों का वंचन। हानि और क्षति कोष का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति सबसे सुभेद्य और इनसे प्रभावित देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में हानि और क्षति कोष की स्थापना को रेखांकित किया गया था। अगला टॉपिक है नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य। नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य में ब्लैक पैंथर को छोड़ा जाएगा। ये दक्षिण पूर्वी गोवा में अवस्थित है। इस अभयारण्य से नेत्रावली या नेतुरली नदी निकलती है। ये जुआरी नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। इसमें सावरी और मैनापी नाम के 2 बारहमासी जलप्रपात हैं। यहाँ ज्यादातर आर्द्र पर्णपाती वनस्पतियां पाई जाती हैं। साथ ही सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन भी मिलते हैं। ये अभयारण्य पूर्व दिशा में कोटिगांव वन्यजीव अभयारण्य से और उत्तर दिशा में भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य से घिरा हुआ है। इस अभयारण्य में प्रमुख जीव हैं तेंदुआ, विशाल गिलहरी, माउस डियर, नीलगिरी वुड पिजन, सीलोन फ्रॉग माउथ आदि। अगला टॉपिक है पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। उच्च न्यायालय ने जंगली हाथी अरिकोम्पन को पराम्बिकुलम रिजर्व में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। ये रिजर्व केरल के पलक्कड़ जिले में अवस्थित है। ये संरक्षित क्षेत्रों के एक क्लस्टर के भीतर केरल की नेल्लियम्पति और तमिलनाडु की अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित है। इस टाइगर रिजर्व में सदाबहार, अर्ध सदाबहार, आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती तथा शोला वन पाए जाते हैं। वहीं जीवों में बाघ, तेंदुआ, ढोल, स्लॉथ बियर, नीलगिरी ताहर गौर, हाथी, सांभर और जंगली सुअर पाए जाते हैं। और आइए अब बात कर लेते हैं पद्म पुरस्कारों की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार समारोह में हिस्सा लिया। पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक हैं। इन्हें 1954 में स्थापित किया गया था। इनकी घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर की जाती है। ये 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण उच्च स्तर की विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री विशिष्ट सेवा के लिए। पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रपति द्वारा एक हस्ताक्षरित सनद और एक पदक प्रदान किया जाता है। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO। NTRO ने सूचना चोरी करने वाले एक मैलवेयर के बारे में केंद्र सरकार की 8 संस्थाओं को जानकारी दी है। इसे रेकून स्टीलर के नाम से जाना जाता है। इसका हमला आमतौर पर ईमेल के माध्यम से किया जाता है। इसके बाद ये प्रभावित सिस्टम से संवेदनशील डेटा की चोरी करता है। NTRO को 2004 में स्थापित किया गया था। ये प्रधानमंत्री कार्यालय में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अधीन एक तकनीकी खुफिया एजेंसी है। इसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिप्टोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी NICRD भी शामिल है। और इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।